ठीक, चलिए तो कल तक जो बात हुई उसमें कोई प्रश्न हो तो बताएं, कुछ समझ में आया हो तो बताएं। भैया जो कल बात चल रही थी लक्ष्य दिशा कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम में जो हमने देखा है 2 कैटेगरी, उसमें एक परंपरा जागृति के लिए और एक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के लिए। तो अगर अपन एग्जाम्पल में देखें एमसीवीके में, तो कुछ कुछ काम ऐसे थोड़े से समझ आ रहे हैं, पर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ये दोनों के लिए ही हो रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है और क्या काम एग्जैक्टली किस में आता है? और अगर एक सिक्के के दोनों पहलू, मतलब हर किसी को ये दोनों में लगना ही है ना? नहीं, इस परंपरा जागृति के लिए हम क्या करते हैं? जैसे सत्वैन है तो वो सब तो हम करते तो ये है ना, ये फिर इससे ये भी उपलब्धि होता है ना, परिवार मूलक स्वराज्य में जीने के लिए हम, ये कार्यक्रम है हमारे पास, और उसके फलन में परंपरा की जागृति होती है। परंपरा जागृति के लिए कुछ मतलब पर्टिकुलरली जागृति के लिए कोई कार्यक्रम अभी कौन सा है? कोई ना, वो तो फिर वैसे हो गया कि अपन जाके कुंभकर्ण को जाके भाले गड़ाओ, तो वो तो उठता नहीं है, तो इसको मजबूत करते हैं तो ये काम होता है। जैसे मैं बताया ना, अखंडता सार्वभौमता समाधान समृद्धि लक्ष्य है, वो उद्देश्य बन जाता है। तो परंपरा की जागृति कैसे होगी, इस प्रकार जीने से हो जाएगी। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को उदय करना पड़ेगा ना, ये हमारा कार्यक्रम है। यदि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को हम खड़ा नहीं कर पाते हैं तो कैसे परंपरा जागृत होगी? किस बात से प्रेरित होगी वो, है ना? पूरा जोर परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में। हाँ, उसके लिए एक उस प्रकार से नहीं है, मतलब मेन तो ये है, तो उद्देश्य है वो। जैसे उधर अखंडता सार्वभौमता के लिए समाधान समृद्धि हो रही है, उस उद्देश्य के लिए वो लक्ष्य की बात हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये उद्देश्य है और उसके साथ अपना जीने की बात है। वे इस बात को आगे भी कर सकते हैं अगर कभी टॉपिक खुला तो। जैसे अपन एग्जांपल है कि अपनी जो सत्वैन जाती है, उसका क्या प्रयोजन है एग्जैक्टली? मतलब उसमें क्या चीज आती है, अपन क्या लेकर चलते हैं उसको, किस चीज का प्रयोजन है? वही सत्वैन बेसिकली बिना व्यापार के एक प्रोडक्ट को विनिमय करने के लिए है, और उसमें भी एजुकेशन वाला भाग ज्यादा आगे, शिक्षा की बात है। लोगों तक, अनजान लोगों तक, जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास पहुंच के हम लोग ये बात बता पाते हैं कि कुछ एक नौकरी व्यापार के मुक्त होकर जीने का एक विधि निकला है, और लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। ये परंपरा जागृति का काम नहीं हुआ? इससे क्या जागृत होगी? जाना बंद कर दो लोग अपने घर। आप अभी वैन नहीं लेके जाओ, कौन आपको याद कर रहा है कि? तो वो केवल प्रचार है, एक प्रकार का प्रचार तंत्र से 2 फायदे हो रहे। लोग भी हमको मिल जाते हैं, कई लोग जो ऐसे जीना चाहते हैं उन तक हमारी खबर पहुंच जाती है जीने के मॉडल से ही। दूसरा, हमारा सामान चला जाता है तो विनिमय और कुछ पैसे आते हैं उससे। और तीसरा, बिना व्यापार विधि से, कोई व्यापारिक सिस्टम नहीं, एकदम ठेले पे लेके, जैसे उसका नाम सत्वैन है, वैसे वैसे है तो ठेला ही हो, अपना उत्पादन बनाए और ठेले पे रख के लेके घूम ले। पर परंपरा जागृति फिर कार्यक्रम नहीं लग रहा, उपलब्धि लग रही है। हाँ, तो कार्यक्रम में अपन ने लिखा है। हाँ, तो कार्यक्रम ही तो है, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कार्यक्रम। वैसे हम जीते हैं तो उसकी उपलब्धि के रूप में परंपरा जागृति। हाँ, तो परंपरा जागृति के लिए ही काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना? यही उपकार की बात है। परंपरा जागृत हो जाए, यही उपकार है, नहीं है? परंपरा जागृत होने से उपकार। जी। तो अभी कल या परसों में एक जो बात हो रही थी कि अगर परंपरा जागृत नहीं होती है तो फिर से अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। तो अब तो अनुसंधान हो गया है। एक विचार, जब कोई विचार किसी क्लाइमेक्स
के होने में ही कोई विचार आता है, जैसे आदर्शवाद और भौतिकवाद का क्लाइमैक्स ही था, तो एक विचार का फिर से वो हुआ कि भाई ये विचार है जीने का सही। तो जो भी क्लाइमैक्स रहा होगा आदर्शवाद का रहा तो भौतिकवाद है, भौतिकवाद के बाद ये विचार के रूप में एक देख रहे हैं। तो अभी हम जो विचार को समझने का काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या नहीं करेंगे तो फिर से अनुसंधान की जरूरत पड़ेगी, या अनुसंधान की जरूरत फिर से क्यों? तो मेनली हाँ, उसमें मेन बात ये है कि यदि किसी भी भाग में जो विचार का जो मौलिक स्वरूप है यदि वो जिंदा है, तब तो अनुसंधान हो गया भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति में तो जरूरत के हिसाब से होता है। जिंदा का मतलब है कम से कम कोई को समझ में आया हो, है ना। यदि किसी को समझ में आया होगा सच्चे अर्थों में, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और अगर मान लेते हैं कि लगता हो किसी को कि समझ में आया है और नहीं आया है, तो फिर अगला कौन समझेगा, न किससे समझेगा, न क्या होगा। तब ये कह रहे हैं कि फिर अनुसंधान की आवश्यकता होगी। यदि वो मर ही गया, बीज जो पड़ा था वो नहीं अंकुरित हुआ और धीरे 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 कम हो गया, प्योरिटी खत्म हो गई उसकी। प्योरिटी खत्म होने का मतलब ये नहीं कि लोगों ने मिलावट कर दी, नहीं ठीक से समझ पाए। जैसे पहले भी कई बार हुआ ना कि भाई 100 था कोई, उससे अगला जो है वो 90 हो गया, बस रिडक्शन मैकेनिज्म हो गया। 90 वाला अपने आप को 100 मान लिया, वो एक्चुअली अगला 80 हो गया। ऐसे हुआ, कोई गुरु है तो वो 100 थे, उसका चेले सब 90, 80, 70, 60 पे पहुंच गए। तो जब तक 100 का 100 नहीं होता है तब तक परंपरा नहीं हो सकती है, ठीक है ना, एक समझने के लिए। तो यदि ये अनुसंधान हुआ है ही, और यदि इसका कोई बीज जिंदा होगा तो अनुसंधान दोबारा हो नहीं सकता है अभी, और नहीं होगा तो फिर से अनुसंधान होगा, फिर से उसको और अच्छे से कोई डिफाइन करेगा उस बात, इन सब बातचीत को, और ज्यादा लोकप्रिय होगा, कुछ और तरीके से उसका प्रेजेंटेबल फॉर्म और अच्छा होगा, जिससे कि लोगों का ज्यादा ध्यान जाए। जब तक नहीं होगा तब तक होते रहेगा ऐसा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई क्लाइमैक्स में ही है। तो अभी देखें तो पूरा आदर्शवाद और भौतिकवाद का क्लाइमैक्स ही है ना, उत्कर्ष पे कि वो बस हो गया इसका। तो ये उसके बाद विचार, ये तो अब इस विचार तो पीछे से अभी तक का आकलन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्लाइमैक्स है। पीछे से हम देखेंगे तो क्या पता और क्लाइमैक्स आगे आने वाला है ना। तो पीछे की तुलना में ये क्लाइमैक्स है कि माना जाती सर्वाधिक असुरक्षित, भयभीत, प्रदूषण फैल गया, ऋतु असंतुलित हो गई, है ना। और तो वहां से तुलनात्मक विधि से अभी आगे और पता नहीं क्या होने वाला, किसको क्लाइमैक्स बोले यहाँ पर। तो हम तो एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स मतलब धरती खत्म। हाँ, तो खत्म हो जाए वो भी क्लाइमैक्स, क्या पता, कोरोना आई था क्लाइमैक्स जैसा, कितने बचेंगे कितने मरेंगे पता नहीं चला। तो फिर परंपरा जागृत होने का क्रम भी हम देख रहे हैं कि यही है कि एक समय के बाद भाषा आएगी, फिर आदमी को कुछ कम्युनिकेशन होगा, फिर ये होगा वो होगा, तो ऐसे फिर परंपरा जागृत होगी। और फिर हम देख रहे हैं कि एक तरफ धरती खत्म भी हो सकती है, मतलब होने ही वाली है। तो दोनों बातें कि अभी हमको जो करना है वो हम क्या नहीं करें, तो क्या करें क्या नहीं करें? करें वाली बात है। क्या करें तो ठीक से समझें और उसको जिए और एक मॉडल खड़ा करें, जिससे कि जो अपन चाह रहे हैं परंपरा की जागृति वो हो जाए। क्या नहीं करें, हर वो काम करें जो जरूरी है। तो क्या नहीं करें, वो ना करें जो जरूरी नहीं है, इतने बोल सकते हैं। मतलब परंपरा जागृति के लिए जो भी करना है उसको करें अभी। जो भी करना मतलब उसके जागृति के अर्थ में शिक्षा, व्यापार और धर्म और संविधान कैसे परंपरा में बताया ना, उसके लिए है ना एक मॉडल, 100 परिवार और एक विद्यालय का मॉडल। एक विद्यालय और कम से कम 1000-2000 लोगों का लिविंग मॉडल। जो भी करना मतलब उसके लिए आपको कुछ अलग से रिसर्च नहीं करनी है। सिंपल ही है कि वो
ये करना है। तो परंपरा तक जानने का जो मेनली काम है वो शिक्षा का ही है ना, मतलब उसकी। हाँ, उन तीनों में, चारों में से वापस शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो वो चार चार कुंभकर्ण जगह जरूरी नहीं है, वो एक ही जग जावे शिक्षा वाला, है ना। वो शिक्षा से सब जगह जा रहे लोग, हम्म। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। शिक्षा में इस बात को स्वीकृति हो जाए, ऐसी स्वीकृति के साथ जो है वो तुरंत ही चीजें बदल सकती है। ठीक, आ गए 5 चौके 20, 55 25, 25 लोग। ठीक, तो लक्ष्य दिशा कार्यक्रम, यहां तक बात हो गई थी। जीना, इसको जीना कह रहे हैं। एक बात समझ में, विचार के अनुसार, है ना, जीने के स्वरूप बन जाए, समाधान जिसको कहा। दूसरा बात कहा लक्ष्य दिशा कार्यक्रम। तीसरा बात एक और है, किसको जीना कह रहे हैं, वो भी तीसरा मुद्दा। और इसमें थर्ड बिंदु क्या बना, अब जीने का मतलब है कि समाधान के साथ हम जब खड़े हो रहे हैं तो स्वयं में हम व्यवस्थित हो रहे हैं। उससे क्या हो गया, समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो स्वयं में व्यवस्थित, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसको कह रहे हैं जीना। तीसरी बात क्या निकली, जीना किसको कह रहे हैं, कल प्रश्न का उत्तर हो रहा है। तीसरा मुद्दा निकला कि भैया हम समाधान पूर्वक, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम पूर्वक स्वयं में व्यवस्थित हो गए। स्वयं में व्यवस्थित हो जाने के बाद समग्र व्यवस्था में भागीदार हो जाना। समग्र व्यवस्था क्या है, तो एक नियम के रूप में तो अस्तित्व एक व्यवस्था ही है। समग्र व्यवस्था क्या है, तो नियम के रूप में अस्तित्व एक व्यवस्था है। मानव के जीने के रूप में क्या है, तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था ही है। हम उस प्रकार से व्यवस्था में जी रहे हैं, है ना। और व्यवस्था का मतलब ही है कि परस्परता में विश्वास पूर्वक जी लेना। प्रत्येक संबंध में हम विश्वास पूर्वक जी लें, यही व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार, जीने का तीसरा मुद्दा। जीने का चौथा मुद्दा जो बना वो क्या बना, जीने देकर जीना। इसको 4 मुद्दों में जीने को हम समझ सकते हैं। चौथा मुद्दा है जीने देकर जीना। चींटी को जीने देकर जीना, नदी को जीने देकर जीना, पेड़ को जीने देकर जीना। बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक, निकल लो निकल लो, उंगली आ जाएगी उसमें। हाँ, बाहर बाहर। ठीक है, हो गया प्रश्न पूरा, उत्तर। जीने देकर जीने का मतलब ही है जीने दो और जियो।
इसके पहले जीव चेतना में क्या है? जियो और जीने दो। जीव चेतना में किसी आदमी ने क्या नारा दिया? जियो और जीने दो। मानव चेतना में क्या बना? जीने दो और जियो। तो बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी लगता है ये है? हाँ, नहीं, जियो जीने दो तो प्रैक्टिकल लगता है, वो थोड़ा मतलब वो आदर्शवादी नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? उसमें क्या अंतर हो गया? जीव चेतना में ऐसे होता है, जीव चेतना में क्या हो गया? अपना जीना महत्वपूर्ण हो गया, प्रायोरिटी में आ गया। तो अपना जीना जब प्रायोरिटी में है तो दूसरे का जीने को ध्यान नहीं है, तो फिर क्या हो गया कि हर व्यक्ति अपने ही जीने को, कोई संतुलन को पहचान ही नहीं रहा है, क्योंकि संतुष्टि के लिए जीना होता है। तो जब जियो और जीने दो वाली बात आ गई तो फिर क्या हो गया कि उभय संतुष्टि वाला ब्रैकेट चालू ही नहीं हुआ। तो वो सीमा तय नहीं हो रही कि क्या मेरा सीमा कहाँ है, कितना मैं जीऊं उसके बाद जीने दूं, उसके रेखा तय नहीं होती है। अंबानी जैसे अभी आप बात करोगे तो बोले हमने कोई मना किया क्या तुमको? तुम भी जियो, हम तो अपना कर रहे हैं यार, किसी को रोक थोड़ी रहे हैं। पूरी धरती तुम ले लो, फिर भी तुम्हारा जीना चल ही रहा है, हम थोड़ी रोक रहे किसी को। क्यों? क्योंकि इसके मूल में संतुष्टि, उभय संतुष्टि है, ये बात समझ में नहीं आई। तो जीव चेतना में ये क्या नहीं समझ में आया? मानव समझ में नहीं आया। तो जीव चेतना का मतलब है कि मानव का समझ नहीं हो पाया, तो मानव का सुख समझ में नहीं आया, और मानव का सुख समझ में नहीं आया तो सुख पूर्वक सब कैसे जी सकते हैं वो समझ में नहीं आया। ऐसे अपन फंस गए। जीव चेतना में ये 3 बेसिक प्रश्न है ना, समझ में नहीं आ रहे कि मानव क्या है आखिर, और मानव का सुख क्या है, और कैसे प्रत्येक व्यक्ति सुख पूर्वक जी सकता है। ये बात समझ में नहीं आई है। मानव चेतना में क्या हो गया? आपने को ये तीनों बात समझ में आ गई कि मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, और कैसे हम सुख पूर्वक सभी जी सकते हैं। एक देश, एक धरती के लोग, एक परिवार, एक आदमी से रहकर सब पूरे लोग, है ना। तो जियो और जीने दे में क्या हो गया कि सुख समझ में नहीं आया, तो वो तय ही नहीं हो पा रहा कि कहाँ पे वो बिंदु है जहां से जीने देना शुरू करेंगे, अपन लोगों को जीने देंगे। तो क्योंकि संतुष्टि उभय संतुष्टि है, वो जगह है जहां पर वो नियंत्रण है। तो न्याय ही नियंत्रण है, न्याय ही तो उभय संतुष्टि है। तो वो आपको नियंत्रित करता है कि ये जगह है जहां से संतुष्टि को उभय संतुष्टि के रूप में देखा जा रहा है, मनमानी के रूप में नहीं। उभय संतुष्टि मतलब मैं और समग्रता, पूरी टोटालिटी में, उसमें हर आदमी समाये हुआ है, लेकिन कोई मनमानी कर रहा है उसकी कोई बात नहीं हो रही है इसमें। तो इस प्रकार तो क्या हो गया, हर आदमी कुछ कर रहा है भाई, ठीक है, और दूसरे के लिए अवसर ही धरती कम पड़ गई। एक आदमी के जीने में एक आदमी को धरती कम पड़ गई। अब क्या करोगे? दूसरे आदमी को तुम खाली करो यहाँ प्लेनेट, हमको पहले जीने दो, है ना। क्योंकि मानव कल्पनाशील है, कल्पना में कितना भी फैला सकता है, संतुष्टि को भी या असंतुष्टि को भी, आवेश को भी, उत्पादन को भी फैलाते चले जाओ। आपके पास इमेजिनेशन है तो यू कैन पुट इमेजिनेशन एवरीवेयर, विच इज द बिगेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम क्या करें, इमेजिनेटिव हैं तो हर जगह इमेजिनेशन को जोड़ दे रहे हैं अपनी संतुष्टि के साथ भी। तो खा के अच्छा लगा तो अब कल्पनाशीलता को उसमें जोड़ दिया, तो कितना गुना खाने की बात हो गई। काम करके अच्छा लगा, एक फैक्ट्री डाले, अच्छा लगा, तुरंत कल्पनाशीलता जोड़ने के बाद है बड़ी फैक्ट्री, कितनी फैक्ट्री, जिधर निकल जाओ उधर टाटा ही नाम होना चाहिए, बाटा एंड टाटा। बाटा वाला गायब हो गया, अब टाटा बचे अभी, है ना। भैया हाँ जी, स्वयं में व्यवस्था का और थोड़ा सा समझिए। स्वयं में व्यवस्था का मतलब ये है कि खुद में विश्वास आ जाना। ये सब आ गया तो आपको विश्वास आ गया
कि जिंदगी जी जा सकती है, समझ गया हूं भैया, और मेरे को कैसे जीना है, मेरा तन मन धन को कैसे लगाना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, सारे प्रश्न के उत्तर हो गए। अभी हम मूल्यों की बात करेंगे, समझने में तो उसमें आएगा। तो स्वयं में विश्वास हो जाना ही कुल मिला के स्वयं में व्यवस्था है ना। और उसके बाद क्या, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। विश्वास पूर्वक आप हर जगह पर निभे, इतना छोटा बात। विश्वास का मतलब है आचरण की निश्चितता। स्वयं में विश्वास का मतलब आपको आचरण समझ में आ गया, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम क्या है समझ में आ गया, उसको आप ठीक ठीक पहचान लिए, तो स्वयं में विश्वास हो गया। अब हर जगह पर आप विश्वास पूर्वक देंगे। अभी यहाँ प्रश्न करते समय भी, उत्तर देते समय भी, खेत में काम करते समय भी, हर जगह आप विश्वास पूर्वक खड़े रहेंगे। यही व्यवस्था में भागीदारी है। अविश्वास पूर्वक अव्यवस्था में भागीदारी, विश्वास पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था में भागीदारी उसी लक्ष्य से कि ये जो मेन है कार्यक्रम वो उस तक जाना है हमें। वही व्यवस्था का मतलब ही परस्परता में विश्वास पूर्वक जी लेना है। क्या, कितना छोटा सा परिभाषा है। व्यवस्था का मतलब क्या है, परस्परता में कहीं पर भी विश्वास पूर्वक खड़े रहना, ही व्यवस्था में भागीदारी है। आप अभी वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा, तो आपका व्यवस्था में जीने का मतलब इतने है कि आप मेरे साथ विश्वास पूर्वक जिए इस समय, तो वो वापस ध्यान आएगा, संतुष्टि हो जाएगी। व्यवस्था में भागीदार होकर आप संतुष्ट हैं, संतुष्टि पूर्वक व्यवस्था में भागीदार हैं, तो अब आप क्या करेंगे, मनाकार आपका ठीक ही चलेगा, क्योंकि मन स्वस्थ है। स्वस्थ मन से स्वस्थ मनाकार, अस्वस्थ मन से अस्वस्थ मनाकार। फिर जो कुछ करेंगे अस्वस्थ मन से एक बार जो कुछ करेंगे वो दिक्कत ही है। ठीक है। तो व्यवस्था में भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम टेबल दे दिया और आप टाइम टेबल से अपना सारा काम नीट करीन से करके चले आए। वो तो करना ही है, वो तो विश्वास पूर्वक करना ही है, वो तो जुड़े रहेगा। मुख्य व्यवस्था में भागीदारी का मतलब है कि आपस में हम कितना विश्वास पूर्वक रहते हैं, कितना मतलब पूर्ण विश्वास कर, ये व्यवस्था में भागीदार है। जानने से। कार चलाना जानती हो तो कार चलाना विश्वास होता है कि नहीं होता है ना। अभी एरोप्लेन में बिठा दें तो बैठ जाओगी, एरोप्लेन में बिठा दें चलाओ कॉकपिट में, है ना, क्योंकि बहुत दिन से कुछ चलाया नहीं है। आप तो फिर भी सीखी हुई पायलट है, आपको पता है सबको। हम लोग को तो पता ही चला क्या करना, रिवर्स गियर कौन सा, फॉरवर्ड कौन सा। ठीक, तो शायद विश्वास नहीं होगा। अब ये एक छोटा उदाहरण था, लेकिन इसको वापस जिंदगी में लाते, जिंदगी को जानते हैं तो जिंदगी का प्रति विश्वास बनता है, उसका उद्देश्य समझ में आता है, लक्ष्य समझ में आता है, दिशा समझ में आती है, कार्यक्रम समझ में आता है, करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब समझ में आता है। फिर वैसे जीते हैं, उसका नाम है विश्वास। तो क्यों और कैसे की पूर्ति होगी, समाधान हो गया ना, ऐसा बोलते हैं। तो समझने से विश्वास और वैसा जीने से विश्वास, यह है विश्वास। आज आप समझ गए, आपको अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो विश्वास है यार, हम समझ सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर वैसे नहीं जिए तो फिर से अविश्वास होता है, फिर से अविश्वास होता है। ठीक है, कहां पहुंची गाड़ी। तो स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार। व्यवस्था का मतलब ये है जहां पर मूल्य है, मूल्य नहीं है तो काय की व्यवस्था, है ना। तो व्यवस्था होगी तो मूल्य होगा, व्यवस्था होगी तो मूल्य होगा, तो न्याय होगा। ठीक है ना। अगर व्यवस्था नहीं है, आप व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं, तो मूल्य में नहीं जिएंगे तो न्याय नहीं होगा, तो तृप्ति नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है कि कैसे हम विश्वास पूर्वक जिए। क्यों, क्योंकि हमने कल समझा था कि लक्ष्य दिशा कार्यक्रम साम्यता से व्यवहार साम्यता की ओर चले जाते हैं। जिससे मैं जो मैं महसूस कर रहा हूं उससे मैं आप भी वो महसूस करेंगे, ये व्यवहार साम्य हो जाएंगे। हम वहन करने में हम साम्य हो जाएंगे।
है ना। जैसे सब लोग देखें कि क्रिकेट खेलना है, पाकिस्तान को हराना है, ये लक्ष्य है, तो एक थोड़ी देर के लिए एक कार्यक्रम बनता है क्रिकेट मैच, तो उसमें जब हम जुड़ते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार जुड़ना चाहिए, तो बढ़िया फीलिंग रहती है लोगों को, और जबरदस्त भाईचारा भी रहता है, और है ना विश्वास रहता है, और इधर वाले को लगता है कि ये कैच तेरे को पकड़ना चाहिए, तो उधर वाले को लग ही जाता है कि मेरे को पकड़ना है ना, और वो दान लगाता है उधर से। ठीक, तो ये आप देखते हो कि टीम टीम खड़ी रहती है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। कहां से खड़ी हो जा रही, उदाहरण से समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो गेम कभी खत्म हो जाता है, जिंदगी निरंतर है, क्रिकेट निरंतर नहीं है। वो खत्म होने के बाद फिर स्कोर सबका अलग अलग है, तो खेलते समय भी फिर दिक्कत है, क्योंकि स्कोर बोर्ड अलग अलग, सबका सिलेक्शन अलग अलग हुआ रहता है, रिजेक्शन का भी मुद्दा है, कौन बाहर हो जाएगा कौन बाहर नहीं होगा, ये सारा रहता है, तो तनाव रहता है उसका। तो हम समझ सकते हैं कि लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में एक रूप हो जाने के बाद ही स्वयं में व्यवस्था की बात बनती है, क्योंकि अब विश्वास हो गया है, और आपको भी उस समय हो रहा होता है। तो हम लोग एक पेज पे आ गए, जिसको बोलते हैं ना, तो यहां से वहन करना शुरू हो गया, क्योंकि अब निरंतरता के अर्थ में हो रहा है। तो स्वयं में व्यवस्था का मतलब यही हुआ। अव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, अविश्वास। अविश्वास पूर्वक ही अव्यवस्था, विश्वास पूर्वक ही व्यवस्था। और जब विश्वास पूर्वक जिएंगे तो आचरण निश्चित हो गया। यही आचरण है निश्चितता का मतलब। बताया था निश्चित आचरण का मतलब क्या, जिससे कि संतुष्टि सुनिश्चित हो। ये निश्चित हो, संतुष्टि हम चाहते हैं, हम सब संतुष्टि चाहते हैं, चाहते हैं। तो संतुष्टि चाहते हैं और वो कुछ करते रहते हैं, करते कुछ है होता कुछ है, संतुष्टि नहीं होती, तो वही अनिश्चितता हो गई। तो निश्चितता का मतलब है कि संतुष्टि हो जाए। तो हम कुछ भी लक्ष्य मान के, कुछ भी दिशा मान के, कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, थोड़ी देर लगता है ठीक, लेकिन चलता नहीं, क्योंकि उसमें लक्ष्य का मानवीकरण होना, दिशा का मानवीकरण होना, कार्यक्रम का मानवीकरण होना आवश्यक है। वंदे, कई तरीके से गाया है इसको लोगों ने। तो क्या है व्यवस्था का मतलब, व्यवस्था क्या मतलब भाई है, हर जगह परस्परता, मतलब जहां पर भी हैं आप हर जगह आप विश्वास पूर्वक जी सके, लोग जी सके, ऐसा नहीं करें। एक आदमी के लिए कूलर चला रहे हो, हाँ वेंटिलेशन चला दो, तुम थोड़े बाल वाल कटा लो तो गर्मी कम लगेगी तुमको। नहीं होता, ठीक बात। हेमोग्लोबिन ज्यादा है, हेमोग्लोबिन ज्यादा है, उससे होता है। ठीक, स्वयं व्यवस्था समझ में आया। आप विश्वास पूर्वक जिए, यही व्यवस्था है। उसके लिए आत्मा के अनुसार बुद्धि, और बुद्धि के अनुसार चित्त, और चित्त के अनुसार वृत्ति, और वृत्ति के अनुसार मन ने काम करना है। तो विश्वास की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है ना, वो होगा, वो तब हमको स्पष्ट होता जाना चाहिए कुल मिला के। पीछे हटाओ, भीड़ भाड़ क्यों लगी हुई है वहां पर। चलो हटो वहां से भाई, आ जाओ तुम लोग के दो अनुभव, तुम क्या कर रहे हो वहां। अच्छा ठीक, तो बात नहीं करो अब। बढ़िया,
ये अच्छे से बैठ जाए ना तो कि व्यवस्था आपसे बाहर नहीं है, ये सामान को यहाँ रखना, वो सामान को वहां रखना, वो सामान को वहां रखना, फिर ऐसे उठाना, ये भर व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा इसी को व्यवस्था मानते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बढ़िया काम करती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी भटक रहना, वो भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उतना भर नहीं, अपने से बाहर केवल व्यवस्था नहीं है। हमारे में व्यवस्था होगी तो हम निश्चित आचरण के साथ खड़े होंगे तो ठीक ठाक ही रखेंगे, अपने अनुकूलता से रखेंगे, है ना। मैं एक बार एक फैक्ट्री देखने गया, निकोलस पिरामल की एक फैक्ट्री थी। पिरामल जी जो आजकल समधी हो गए हैं किनके, अंबानी जी के, तो उनके यहाँ पीथमपुर में एक फैक्ट्री भी है। तो वो लोग वो बनाते हैं इंजेक्शन, ऐसे प्लास्टिक के आते हैं ना, जो तोड़ के वही ड्रॉपर समेत, तो उसकी वो फ्रेम बची रहती थी, वो हमको चाहिए रहती थी, हमारे वो प्रोडक्ट में कहीं काम आती थी, उसको क्रश करके वापस, तो वो हम लोग खरीदते थे। तो काम करने के उनके क्या तरीके भाई, मैं तो देख के दंग रह गया, उनके गजब काम करते। पूरी फैक्ट्री में ISO ले रखा उन्होंने, लेकिन एक भी जगह कचरा नहीं है ना, प्लास्टिक, और रोज, और जीरो इन्वेंट्री है फैक्ट्री में, कोई भी स्टोर नहीं है ऐसा जहां पर सामान पड़ा रहेगा, जीरो इन्वेंट्री रखेंगे, है ना। कचरा भी आपका जिधर निकलेगा उधर गाड़ी लेके निकाल जाओ, ले जाओ। तो जिसको बोल सकते हैं ना एट मैक्स, जिसको वो व्यवस्थित कर सकते हैं। हालांकि ऐसा व्यवस्थित करने में वो जरा से काम में दिन दिन भर लगाते हैं, वो भी लफड़ा है। मतलब उतना सामान लेने में हमको पता लगा पूरा दिन लग जाता था गाड़ी खरीदने, क्योंकि बहुत लफड़ा है उनके। लेकिन उनको अपना कार्यक्रम बहुत चाक चौबंद करना है, एकदम चकाचक कर लिए भैया। तो वो सब कर चुके लोग एट मैक्स, मतलब बढ़िया से बढ़िया काम करते। लेस की एक बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री है, बहुत ही बड़ी, अमेरिका में, और उसमें से कम से कम सैकड़ों ट्रक रोज लेस के प्रोडक्ट पीस निकलते हैं, और उस पूरी फैक्ट्री चलाने के लिए केवल 7 आदमी है। सैकड़ों ट्रक माल लोड होता है उसमें, ओनली 7 पीपल ऑपरेट द होल फैक्ट्री। अब ऑटोमेशन 7, ओनली 7। हाँ, एक प्रोग्रामर है, मतलब रोबोट, सब रोबोट काम करते हैं, रोबोटिक है पूरे। वो पार्किंग क्या, मतलब वो सॉरी जो स्टेकिंग जो कर रहे हैं, कैसे स्टेक होगा, कैसे निकलेगा, सब रोबोटिक है। और मजा ले कि कोई ऐसा छूटा रह जाए कहीं का पैकेट, मतलब उसका सब पूरा रोबोट ऐसे निकाले, ऐसे पैक करे, ऐसे ट्रक में लोड करने के बाद, उसके बाद ट्रक ड्राइवर काम है। केवल 7 आदमी, है ना। उसमें से 2 तो है ना रोबोट रिपेयर करने वाली हैं केवल, प्रोग्रामर एक दो रोबोट मैकेनिक रिपेयर करने वाले, बाकी सब 2-4 लोग हैं। तो 7 आदमी इतनी बड़ी यूनिट चलाते हैं, आप उसका पूरा विजिट करो तो आप दंग रह जाओ। और कम से कम सैकड़ों ट्रक माल निकलता है वहां से, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य ने इस तरफ बहुत काम किया कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि इसको अव्यवस्था स्वीकार नहीं। लेकिन कभी भी मानव का अध्ययन नहीं होने से अपने में व्यवस्थित कैसे हो जाए, ये नहीं बात बनी। और अपने में व्यवस्थित होने की जब भी बात हुई तो केवल अपना टाइम टेबल, अपनी दाढ़ी वाड़ी कटा लो, है ना, झीपरे बाल कटा लो, यही व्यवस्थित, टी शर्ट के बटन चलो। तो मैं एट मैक्स इस तक, यहीं तक गए अपन, जबकि मतलब ध्यान ही नहीं गया कि हमारे व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवस्था को समझे ही नहीं अब तक। तो आदर्शवादी विधि भी लोग व्यवस्था को नहीं समझे, विज्ञान से भी नहीं समझे। बात तो बिल्कुल साफ सुथरी है, क्योंकि उधर तो अस्तित्व को माया ही कहा गया, केवल ईश्वर एक, कोई एक से कोई व्यवस्था नहीं होती है ना। सह-अस्तित्व में व्यवस्था की बात होती है ना, एक से अधिक में तो कोई व्यवस्था की बात बनेगी। तो आदर्शवादी विधि से व्यवस्था को पहचाना ही नहीं गया, भौतिकवादी विधि से चले थे व्यवस्था को पहचानने, भौतिकवादी विधि से व्यवस्था को पहचानने चले थे। परमाणु तक विज्ञान एकदम सही चल रहा था,
उसको लग रहा था कि बिल्कुल सब बढ़िया है, व्यवस्थित है, हम व्यवस्था के केंद्र को पहचान जाएंगे। तो परमाणु तक पहचाने और परमाणु को आगे समझने गए तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद वो वहां पर भी अव्यवस्था दिखाई देगी। तो विज्ञान विधि से भी आदमी व्यवस्था को पहचानना नहीं बन पाया। तो सेंटर जो कोर है व्यवस्था का वो नहीं पकड़ में आया। उस विधि से क्या होगा, दोनों जगह से अपन व्यवस्था में। तो अब क्या हो गया, मनुष्य अपने से बाहर सब कुछ व्यवस्थित चाहता है और उसको लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मैं बड़ा आराम में रहूंगा जी। और ऐसा होता नहीं है। जब सब कुछ बढ़िया हो जाए तो फिर आप बोर होने लग जाते हो, है ना। तो फिर कई लोग बोलते नहीं, कुछ थोड़ा गड़बड़ भी रहना चाहिए, हमारा काम क्या रहेगा, हम डांटेंगे डपटेंगे उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करते रहे हम यही काम। तो अब तक ध्यान देंगे तो मनुष्य में व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा वो आज तक हम समझे ही नहीं। तो क्या है व्यवस्था का स्वरूप? परस्परता में विश्वास पूर्वक जी लेना ही परिवार ही व्यवस्था है। मानव में व्यवस्था का मतलब परिवार। और कब परिवार मानव कब बना? परिवार मानव कब बना? जब वो विश्वास पूर्वक जीने के लायक हो गया। तो स्वयं में विश्वास के अभाव में हम बाहर की सजावट कितना भी बढ़िया कर लें वो पूरी नहीं पड़ती है ना, क्योंकि स्वयं में तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है। तो अब यह है कि स्वयं में तृप्ति हो, संतुष्टि हो, ये कैसे हो? वो उभय संतुष्टि के साथ जुड़ी हुई बात फैलती रहती, फैलती रुकती नहीं गई। तो स्वयं में संतुष्टि उभय संतुष्टि के साथ। अब उभय संतुष्टि क्या चीज है भाई? तो उभय संतुष्टि हुई लक्ष्य दिशा कार्यक्रम के साथ। अगर मानवीय लक्ष्य मेरा है, मानवीय दिशा मेरी है, मानवीय कार्यक्रम मेरा है, तो आपका भी हो जाए। ये जब मानवीय लक्ष्य, मानवीय दिशा, मानवीय कार्यक्रम से ही उभय संतुष्टि है, तब मेरी संतुष्टि और आपकी संतुष्टि मिलती है कहीं? नहीं तो मिलती ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो जब तक लक्ष्य में जागृत नहीं होंगे, लक्ष्य साम्यता नहीं होगी, है ना, लक्ष्य के साथ दिशा नहीं मिलेगा तो समाधान नहीं होगा, है ना। लक्ष्य दिशा साम्य होने के बाद कार्यक्रम साम्यता की बात आएगी, उससे व्यवहार साम्यता की बात बनेगी। यहां से जो है विश्वास की बात बनती है। तो मैं लक्ष्य दिशा कार्यक्रम से संपन्न हो जाऊं, मेरे में विश्वास है। अब उसको जिएंगे, लोकेशना उसको बताएंगे, 4 बार 40 बार 400 बार बताएंगे, कोई न कोई को समझ में आएगी। वहां से व्यवहार की बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि व्यवहार का मतलब ही है लक्ष्य के अर्थ में किसी को स्वीकार करना। जब कभी भी लक्ष्य विहीन हम स्वीकार करने जाते हैं वो संवेदनशीलता में जाता है, उसमें से कुछ आउटकम नहीं निकलता, करना क्या है अब? तो फिर तो साथ में कचौरी खाओ, इतने काम बचा रहता है। तो लक्ष्य विहीन होते से संवेदनशीलता ही बची रह जाती है। लक्ष्य विहीन हुए संवेदनशीलता बची रह जाती है। अब हम केवल संवेदनशील रहे हैं क्योंकि यार मिनिमम इतना तो होना चाहिए यार। वो जितना आप मिनिमम बोलोगे वो सब संवेदनशीलता है। तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा तो संवेदनशीलता बची रह जाएगी खाली। और तृप्ति संवेदनशीलता से भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि केवल संवेदनशीलता से जीने पर तृप्ति हो जाए। तो तृप्ति की बात तो उससे बनेगी, कहां से बनेगी? जब कभी हम लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में एक मत हो गए, उभय तृप्ति। ठीक कह रहा हूं चरण भाई? ठीक कह रहा हूं? कोई गड़बड़ तो नहीं? इस प्रकार से बात बनी। तो अब भीतर की सजावट पहले ठीक करो। अध्यात्म ने भीतर की सजावट की बात करी, लेकिन वो यहां और वहां में भिन्नता है। समग्र व्यवस्था का अध्ययन से स्वयं में व्यवस्था। ये तो क्या हो गया, भीतर में क्या क्या किस फॉर्मेट में सजावट होनी है? फॉर्मेट चाहिए ना। मैं अपना घर को बहुत अच्छे से मैं दरवाजा बंद करके अपना सजा रहा हूं, किस फॉर्मेट में? क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? तो ऑब्जेक्टिव विहीन जब हम चल दिए, कंटेंट विहीन हो गया, उसका नाम है आदर्शवाद, अध्यात्म। उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, केवल सजाओ आप।
काय के लिए सजाना है, करना क्या है? तो यहां से बात समझ में आती है कि सहअस्तित्व पूर्वक व्यवस्था है, स्वयं में हो चाहे समग्रता में भागीदारी होगी, तो ये सहअस्तित्व पूर्वक है। तो शिक्षा विधि से समग्र व्यवस्था और को समझ सकते हैं हम लोग। समग्र व्यवस्था को समझने से स्वयं में व्यवस्थित होते हैं कि अच्छा कुल काम इतना है, इसको अच्छे से समझ लो। तो आदर्शवाद और अपने सहअस्तित्ववाद में क्या अंतर है? यही अंतर। आदर्शवाद भी क्वालिटी की बात कर रहा है, कुछ अपने में स्वयं में व्यवस्था की बात कर रहा है, लेकिन उसका कोई फॉर्मेट नहीं है समग्र व्यवस्था के साथ। क्योंकि कोई भी चीज किसी डिलीवरी के लिए है ना, कुछ तैयारी उसके अर्थ में। हमको डिलीवर क्या करना है वो मुद्दा है, केवल हमको होना है वो कोई मुद्दा नहीं। तो अस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है, वो समग्र व्यवस्था को हम समझ पाए मानव में। वो समग्र व्यवस्था में मानव का रोल क्या है ये समझ में आ जाए, उसको समझने से हम अपने में व्यवस्थित हो गए, और अपने में व्यवस्थित हो जाने के बाद ही समग्र व्यवस्था में भागीदार हो पाते हैं, जहां तक मेरी समझ बनती है। समझ गए? तो कैसे होगा? तो समग्र व्यवस्था का अध्ययन पूर्वक। अब समग्र व्यवस्था के अध्ययन के लिए आपको अनुभव चाहिए ना, अनुभव की रोशनी में यही काम करना है। अध्ययन की परिभाषा क्या? अनुभव की रोशनी में स्वयं को साक्षी देखकर, है ना, स्मरण पूर्वक जीना। तो समग्र व्यवस्था का अध्ययन, ये अब ये बात क्या हो गई? व्यवस्था का अध्ययन कौन कराएगा भाई? शिक्षा। तो समग्र व्यवस्था का अध्ययन होने से स्वयं में व्यवस्थित हो गए। ओके। और स्वयं में व्यवस्थित होने से क्या हो गए? समग्र व्यवस्था में भागीदार हो गए हम। और इस प्रकार से स्वयं में व्यवस्थित होने से तृप्ति, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी से उभय तृप्ति। इज इट क्लियर? तो स्वयं में व्यवस्थित, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, न्याय हो गया। बहुत छोटी सी बात हो रही है, एकदम सूक्ष्म में दिख नहीं रहा है। मैं भी जरा आलसी जैसा बैठ के वहीं के वहीं लिख रहा हूं। ठीक, अभी दिख रहा है। तो तीसरा मुद्दा आ गया, जीने का मतलब स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्ण हो जाना। ओके, कोई डाउट इसमें? किसी प्रकार का कोई डाउट? ठीक है। तो स्वयं में अव्यवस्थित होने का मतलब क्या हुआ? अविश्वास पूर्वक जीना, आस्था पूर्वक जीना, भय पूर्वक जीना, प्रलोभन पूर्वक जीना, ये सब अव्यवस्थित है। ठीक, स्वयं में व्यवस्थित हो जाने का मतलब विश्वास पूर्वक जीना। बढ़िया है। विश्वास की पूर्ति कैसे होती है? समझने से विश्वास, और समझ अनुसार जीने से, कर पाने से विश्वास। ठीक, कितना बढ़िया, बढ़िया है ना। तो व्यवस्था को अपने से बाहर, है ना, हम नहीं पहचान पाएंगे। स्वयं में विश्वास ही व्यवस्था का कुल मिला के कार्यक्रम है। तो व्यवस्था होगा, तो व्यवस्था में क्या खड़ा हो गया? मूल्य खड़े हो गए, और मूल्य पूर्वक जिएंगे तो न्याय की बात बनी। इस एंगल से हम समझ रहे हैं ना, ये दृष्टिकोण ये वाला है। तो समग्र स्वयं में व्यवस्था, अब स्वयं में व्यवस्था कहां से आएगी? समग्र व्यवस्था के अध्ययन से। समग्र व्यवस्था, अस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है, सब कुछ एक व्यवस्थित है। इस सब का अध्ययन करने से हमको अपने में भरोसा बनता है या भरोसा घटता है?
ये ब्लैक होल घूम रहा है कहीं, और ब्लैक होल कब हमारी धरती को, कब हमारे सोलर सिस्टम खा जाएगा, ये जान के आपको विश्वास होता है या अविश्वास होता है? चाहे वो 1 अरब साल बाद खाएगा तो भी आज ही होता है अपने। तो जब समग्रता में, पूरे टोटलिटी में व्यवस्था ही है, अगर ये बात हमको समझ में आए तो उससे स्वयं में व्यवस्थित होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसा अस्तित्व है वैसा मुझको समझ में आता है तो मेरे में विश्वास होता है, और फिर अस्तित्व जैसा है उसमें मानव का जो प्रयोजन है उस प्रकार से मैं जीता हूं, उस प्रकार से मैं जीता हूं। तो ऐसा उसको कह रहे हैं अस्तित्व सहज जीना, उसी कह रहे हैं कि सअस्तित्व का प्रतिरूप है मानव। अब आदमी कैसे जिएगा? जैसा अस्तित्व है वैसा जिएगा। अस्तित्व में कोई भय नहीं, आदमी में कोई भय नहीं। अस्तित्व में कोई प्रलोभन नहीं, उस आदमी में कोई प्रलोभन नहीं। अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं, उस आदमी में कोई रहस्य नहीं। जिस प्रकार से खुलेपन के साथ हर चीजें प्रकृति में खुल रही हैं, खिल रही हैं, है ना, उसी प्रकार से जीने की बात बन गई। अब बिल्कुल अस्तित्व जैसा ही, क्योंकि अस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है, उसको हम समझकर अपने में व्यवस्थित हो गए। ठीक, ऐसा होने से क्या हो गया? प्रकृति का जो उद्देश्य था पूरा हो गया। तो मानव का रोल क्या है? इस संपूर्ण अस्तित्व को समझ सके, और समझकर, जिसको दूसरी भाषा में मैं कहता हूं कि अप्रिशिएट कर सके कि वाह क्या बात है, क्या जोरदार व्यवस्था है ना। जब ऐसी जोरदार व्यवस्था को हम अध्ययन करते हैं तो हम खुद व्यवस्थित होते हैं। क्या है मतलब व्यवस्थित होने का मतलब? विश्वास से भरते हैं कि इतना निश्चित है सब कुछ, क्योटिक नहीं है। जब क्योटिक नहीं है पता लगता है तभी विश्वास बनता है, और विश्वास बनता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप निश्चित आचरण के साथ खड़े होंगे, है ना। निश्चितता क्या है? तृप्ति के साथ, तृप्ति के साथ खड़े होंगे तो अब उभय तृप्ति प्रमाणित होगी, उभय तृप्ति तक पहुंचेगा। तो जो भी काम करेंगे वो भी एक निश्चितता के साथ ही करेंगे। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत क्योटिक होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लेस की फैक्ट्री जैसा हो जाएगा या निकोलस पिरामल जैसा हो जाएगा। उसकी भी कोई जरूरत नहीं, है ना। वो तो अतिवाद में फंस गए मामला। ठीक है ना ये बात? तो जिसको हम सिस्टम ओरिएंटेड कह रहे हैं वो बात नहीं है यहां पर, ये समझ ओरिएंटेड है। तो मनुष्य जो है वो सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है कि आप सिस्टम ठीक कर दोगे मनुष्य ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। आप समझदारी ठीक होगी तो मनुष्य ठीक होगा। तो सिस्टम भी जो है मानव जो पालन करेगा, व्यवस्था में जिएगा, वो समझदारी के साथ। तो फिर सिस्टम क्या होगा? तो हर मानव कैसे समझदार हो सके, उसके लिए क्या आवश्यक प्रबंध की जरूरत है, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा अपने को। ऐसे आवश्यक प्रबंध को सुनिश्चित करने का नाम है एजुकेशन, शिक्षा। और ऐसी शिक्षा को गठित कराने के लिए चाहिए टीचर, है ना, और विद्यार्थी, और फिर ऐसे सब करने के लिए कोई ढांचे खांचे चाहिए। तो कुछ मिनिमम ढांचे खांचे चाहिए हमको, फिर कुछ मिनिमम टीचर चाहिए हमको, जो समाधान समृद्धि में से के लिए काम करने को तैयार हो जाए। इस विधि से हम इसको बढ़िया से पहचान सकते हैं। बढ़िया। तो उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे समझदारी को सुनिश्चित किया सके। उसके लिए पहला काम था कि टीचर तैयार करो। तो टीचर तैयार करने में अपने को कई साल लग गए। अभी भी सब टीचर तैयार हो गए ऐसा नहीं, अब टीचर होने की तैयारी में आ गए। 1997 में अपने को लग गया था कि विद्यालय ही, शिक्षा ही कुल मिला के सारे काम का की पॉइंट है, तो शिक्षा का काम किया जाए। हमने नाम रखा जीवन जागृति विद्यालय, है ना, एक उसका वो भी कर दिया था रजिस्ट्रेशन। थोड़े दिन में समझ में आया कि अगर अपने को नहीं समझ में आया तो टीचर को क्या समझाएंगे। फिर थोड़े दिन में समझ में आया कि टीचर फटीचर होगा तो क्या होगा विद्यालय का हाल।
तो फिर तो कन्वेंशनल विद्यालय जैसा हो जाएगा। तो टीचर को नौकर मुक्त किया जाए, इस पर अपन सोचना शुरू किया, है ना। तो जैसे कल मैंने कहा कि कुछ आंशिक सफलता हम लोगों को मिल गई, का मतलब क्या है कि अब हमारे पास टीचर तैयार हो गए हैं कि वो नौकर नहीं होना चाहते। अभी इतने ही हुआ है कि उनके अंदर नौकर नहीं होना है, ये तय हो गया है। समाधान हो गया ऐसा नहीं है, समृद्धि हो गया ऐसा भी नहीं है ना। तो एक घाट जो हम उसको ठीक ठीक मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि हमारे पास टीचर तैयार हो गए, टीचर होने के लिए तैयार हो गए कुछ लोग, ये भी बड़ी बात। इतना करने में जो भी हमारी योग्यता रही, जो भी स्पीड तो कम, छोटी बुद्धि, तो उसमें टाइम ज्यादा लग गया। कम समय में भी हो सकता होगा भाटिया जी, लेकिन आज ये है कि करीब करीब 15-20-25 लोगों को अपन ऐसे पहचान सकते हैं जो यहाँ पर शिक्षक के दर्जे को कोई दर्जा मानते हैं और वैसा होने की तमन्ना उनके अंदर जग गई। अब ये उपलब्धि को कम माना जाए, ज्यादा माना जाए, कुछ भी मान ले सकते हैं। हमारे हिसाब से जब खुश होना होता है तो हम ज्यादा मान लेते हैं इसको। कैसे ज्यादा मान लेते हैं? भाई दुनिया हाय हाय कर रही, पैसे के पीछे भाग रही है ना, लोग करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक। एक उम्र में उनको बड़ा चिंता सता रहा है कि हाय रे हाय क्या होगा हमारे भविष्य का। ऐसी उम्र वाले लोग भी अभी समाधान संपन्न होना, समृद्धि संपन्न होने के लिए हाथ पांव मारने लगे और शिक्षक बनने की और तैयारी में लग गए। तो बड़ी उपलब्धि इसको मान सकते हैं ऐसे अगर देखें। मूल्यांकन कैसे करना है? वो तो सुखी होने के लिए करना ही है अपने को। तो इस प्रकार से मूल्यांकन करके अपन यहाँ खड़े हुए हैं आज की तारीख में। ठीक है ये बात? गलत मूल्यांकन हो तो बताओ। अब उसके लिए कोई ढांचे खांचे चाहिए तो कुछ कुछ ढांचे खांचे हो गए, उत्पादन के, कुछ शिक्षा के, कोई है ना, कोई अपने उस प्रकार से हम चला पाए जिसमें कि एजुकेशन, क्या बात की एजुकेशन होनी है? समग्र व्यवस्था का अध्ययन कराना है कि आखिर समग्रता में व्यवस्था का मतलब क्या है, और उसका छोटा सा मॉडल यहां दिखाना रहता है। एजुकेशन वो चीज है कि छोटे में बड़ा दिख जाता है, क्योंकि आदमी कल्पनाशील है। तो इतना सा गड़बड़ दिखा के वो इतना कल्पना कर लेता है, हाय रे मरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, एमसीयू के भी गया, बर्बाद हो गया अब तो। इतना से मैं इतना अनुमान कर लेता, और नहीं तो इतने अच्छे में भी इतना अनुमान कर लेता, वाह यार इतना बढ़िया हो रहा है, चलो कुछ और बढ़िया हो सकता है। तो समग्र व्यवस्था का अध्ययन हम यहाँ पर कैसे व्यवस्था पूर्वक जीकर अध्ययन करा सकते हैं, वो की पॉइंट है उसका। तो उसको पिछले कई साल में, 3-4 साल में मैंने लगातार यहाँ बताया कि किस प्रकार से हम विश्वास पूर्वक जी रहे हों परस्परता में, उसको हम व्यक्त कर पाए, वहां से एजुकेशन चालू होता है। क्योंकि विश्वास पूर्वक जिएंगे तो उभय संतुष्टि होगी, उभय संतुष्टि होगी, बच्चों को वो स्वीकार हो जाता है, उनको उभय संतुष्टि स्वीकार हो जाती है। उभय संतुष्टि में, उभय संतुष्टि से वो प्रेरणा लेते हैं, कुछ समझने की इच्छा होती है उनको। जहां पर खुशहाल वातावरण होगा बच्चे वहां टिके रहते हैं, हाँ या ना। तो फिर ध्यानाकर्षण होता है, काय के लिए, ऐसे संतुष्टि होने के लिए क्या कर रहे हैं लोग। तो वो उस पर विस्तार से बात हो चुकी कई बार, है ना। वहां से फिर एजुकेशन का काम धीरे धीरे शुरू होने लगता है। उसमें दूसरी सफलता देखेंगे तो ये काम शुरू हुआ गौशाला से, कि गौशाला में इस काम को पहले किया गया, उभय संतुष्टि का मामला प्रमाणित, है ना। और वो भी परिस्थिति के हिसाब से हुआ, जो भी हुआ। नौकर होकर बहुत परेशान करते थे, तो एक दिन हमने नौकर भगा दिए, ठीक। कुछ लोगों ने हमारे बड़ा बल बढ़ाया, हाँ भगा दो भैया, अपन करेंगे, करोगे? मैंने चलो ठीक है। तो चालू हो गया काम। 2-3 लोग, एक नीलू दी थी, एक रवि भैया, रामेंद्र भैया, तो ऐसे ढीले आए थे, हाँ करना पड़ेगा भैया, हमने कहा करो। तो ऐसे 3-4 लोग मिलके चल पड़े। अब वहां पर एक वातावरण बना खुशहाली का, रोज का, उसमें बच्चे आने लगे। फिर बच्चे के साथ बच्चे आ गए, बच्चे बाकी लोग चले भी गए, तो भी वातावरण बना हुआ है उधर उभय संतुष्टि का। उसमें सब जाने को तैयार होते हैं, क्योंकि जहां पर भी खुशहाली होगी वहां पहुंचेंगे। खेती में नहीं पहुंचते, किचन में कम पहुंचते, क्यों?
जहां पर खुशहाली नहीं दिखेगी, तो इस प्रकार से अब सारे अध्ययन के मूल में खुशहाली आ गई। यदि आप खुशी नहीं हो, समाधानी नहीं हो, समृद्धि नहीं हो, तो कौन एजुकेशन लेने आएगा आपके पास? तो समाधान समृद्धि में से के लिए, अब अपन है नहीं तो भी क्या उसके लिए काम कर रहे हैं, तो काम करो उतने में भी पर्याप्त होता है। तो आप समाधानित हो, अच्छी बात, नहीं हो तो उसके लिए काम करो। दूसरा समाधानित हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो वो भी काम करे, आप उसके ऐसे समाधानित होने में सहयोग करो, है ना। इस प्रकार से अब समग्र व्यवस्था का अध्ययन कराने का कुल मिला के एजेंडा बनता है कि क्या है व्यवस्था। क्योंकि अध्ययन हमेशा तृप्ति के साथ होगा, खुशहाली के साथ होगा। समग्र व्यवस्था में खुशहाली है, ये बात कोई रो रो के बताए, मैं यहाँ रो रो के बताऊं कि देखो अस्तित्व में बहुत खुशहाली है, हैं? तो कुछ होने वाला है? अब नहीं हो तो कहां से लाऊं खुशहाली, ये भी है। तो चूंकि मानव में धर्म क्या है, तो धर्म तो खुश सुखी है, धर्मी व्यवस्था है। तो धर्म सुख, धर्म व्यवस्था, धर्मी समाधान, इस प्रकार से क्या बात पकड़ में आई कि शिक्षा विधि से समग्र व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार कराया जा सकता है। अब शिक्षा विधि से अध्ययन कराओगे तो क्या होगा, लोगों के स्वयं में व्यवस्थित होने का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जितना वो व्यवस्थित होंगे उतना ही संतुष्टि अपने में देखेंगे, जितना समझ में आएगा उतना संतुष्टि हो जाएगा। ठीक, संतुष्टि के साथ जिएंगे, ठीक, तो जीने से जो विश्वास आना चाहिए, मतलब संतुष्टि के साथ जिएंगे तो संतुष्टि को फैलाएंगे, उभय तृप्ति। उससे क्या होगा, समझने से विश्वास, जीने से विश्वास। इस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार हो गए विश्वास पूर्वक। कैसा, बढ़िया समझ में आया? क्योंकि अगर व्यवस्था होगी तो मूल्य है, और मूल्य होगा तो न्याय है। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं है तो बात पूरी पड़ेगी नहीं। बढ़िया, हाँ जी, पूछिए, जब तक पानी पीते। तो आपने कहा जैसे अस्तित्व में कुछ, मैंने जैसे सुना अस्तित्व में की व्यवस्था बन जाएगी तो मानव भी व्यवस्थित होकर जिएगा, ऐसा आपने बोला। तो अभी तो बनी हुई है, फिर क्यों नहीं जी रहे? ये प्रश्न था। यहाँ पर कुछ और बोला होगा आपने, तो मेरा ध्यान नहीं है। अस्तित्व में व्यवस्था है, ये बनानी है। अभी है, मतलब बाद में चली जाएगी? है नहीं जाती। तो फिर वो तो रहती है ना। तो अस्तित्व में व्यवस्था है, पहला काम तो आराम में आ गया। आपको बनानी नहीं है, व्यवस्था है, उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो आधा काम तो निपट गया। तो व्यवस्था है, उसका अध्ययन करते हैं तो हमारे को, हम अपने में विश्वास से भरते हैं, स्वयं में विश्वास आता है। समझने से विश्वास यहां पे आया, और विश्वास ही तृप्ति है, अविश्वास अतृप्ति है ना? नहीं, तो समग्र व्यवस्था का अध्ययन, स्वयं में व्यवस्थित होना, समग्र व्यवस्था में भागीदार हो जाना। स्वयं समग्र व्यवस्था का अध्ययन बराबर शिक्षा, स्वयं में व्यवस्थित हो जाना बराबर समाधान, बराबर तृप्ति, समग्र व्यवस्था भागीदार होना बराबर उभय तृप्ति, न्याय। हो गया। और बच्चा क्या है इसमें?
ठीक। तो न्याय कुछ कुछ पहले पढ़ने लगा। क्या है न्याय का मतलब? यही न्याय की बात है। स्वयं में व्यवस्थित हो जाना और समग्र व्यवस्था में भागीदार हो जाना, ये न्याय की बात नहीं। उभय तृप्ति, आप भी तृप्त हुए और तृप्ति को प्रमाणित किए समग्र व्यवस्था में। इस प्रकार से न्याय की बात बनी। 1 to 1 का मामला नहीं है ये केवल, इसमें 1 to all का मामला है। 1 to 1 उसमें समाये रहता है। जब 1 to 1 कर देते हैं तब फंस गया, वापिस चले गए अपन कहां पर? संवेदनशीलता में चले जाएंगे। आप केवल गौरव के लिए एजेंडा बना लोगे, आप भी थक जाए, वो भी थक जाए। आप केवल क्या नाम निर्वाह का मुद्दा बनाओगे, आप भी थक जाओगे, वो भी थक जाएंगे। 1 to all है ना, क्योंकि संतुलन ही होना है। न्याय क्या है? संतुलन है। अभी हमारी दृष्टि में कुछ प्रायोरिटी में है कोई लोग, जबकि प्रायोरिटी में सभी आना चाहिए ना, संतुलित होना चाहिए। संतुलित हो जाने से ही तृप्ति हो जाती है। ठीक है। तो 1 to all न्याय क्या है? 1 to all। अन्याय क्या है? 1 to 1। जब 1 to 1 में चलेंगे वही अन्याय की बात होगी, है ना। तो कुछ न्याय पकड़ में आ रहा है सर? स्टडी 1 to 1 नहीं, 1 to 1 कैसे स्टडी होती है? तो अध्ययन कराने की वस्तु क्या है? मतलब अध्ययन करने की वस्तु तो पूर्व प्रकृति रहेगी, पर जब स्टडी करेंगे तब तो एक को पहचान के करें वो 1 to। हाँ वो ठीक है ना, क्योंकि स्टडी 1 to all की हो रही है ना। अगर कोई 1 to 1 की स्टडी कराएगा तब तो 1 to 1 ही हो जाएगा। 1 to all की स्टडी 1 to 1 में होगी सर। हाँ 1 to all की स्टडी 1 में होगी। है देखो, स्टडी तो 1 to all का होना है। हाँ बिल्कुल नहीं, जो आप कह रहे हो वो जो कि दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन कैसे जुड़े हैं वो जोड़ के देखो एक बार। नहीं वो भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हो। दोनों सही कह रहे हैं, आप जोड़ने जोड़ लो आपस में तुम लोग। नहीं वो आप भी उसको है ना, जोड़ने में जुड़वा देते हैं। तो अध्ययन का वस्तु समग्र व्यवस्था, ये तो दोनों क्लियर होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। ठीक। और अध्ययन का मॉडल यूनिवर्सल होगा, कोई पर्सनलाइज तो होगा नहीं, तभी तो ये 1 to all में बैठ के बात हो जाएगी, तभी हो पाएगा। ये हो गया अध्ययन कराने वाले के एंगल से। अध्ययन करने वाले के एंगल से क्या हो गया, है ना, वो किसी एक समय में एक आदमी से ही समझेगा, लेकिन समझेगा समग्र को, लेकिन समझने के तुरंत बाद ऐसा ना हो कि वो पर्सनलाइज हो गया हो। समझने के तुरंत बाद वो वापस 1 to all में इसको एक्सरसाइज करेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर 1 to all में नहीं होगा तो फिर फंस जाएगा वो। फिर तो वही हो गया ना कि तो मोटा मोटी देखेंगे तो परिभाषा, मतलब मोटा मोटी में क्या हुआ, 1 to all ही हुआ। और 1 to all में क्या हो गया, 1 to 1 समाया हुआ है। ये तो मैं भी कह रहा था पहले ही। 1 to all में ही हो रहा है अध्ययन भी, और समाया हुआ 1 to 1 रहते ही उसमें। मैं एक हूं, आप भी एक हो, सब एक एक करके हैं, तो उसको कैसे छोड़ दोगे? फिर एक समय कोई बोला तो एक समय कोई सुना, और जब तक आप में विश्वास नहीं हुआ, पूरी बात समझ में नहीं, तब तक अगर 50 लोगों को सुना तो 50 तरह कंफ्यूजन खड़ा हो गया। कर सकते हैं, वो भी सुन के कोई तरीका बुरा ही नहीं है। कोई आदमी को अगर है इतना स्पष्टता कि वो 50 को सुन के भी कर सकता है, बहुत बढ़िया। सुनना लेकिन 1 to all को ही है,
फॉरवर्ड सुनना है, वन टू ऑल, मतलब एक समग्रता के साथ एक आदमी का कैसे निभना हो जाए, उसी बात को समझना है। कैसे भी कान पकड़ लो, उसमें वन टू वन समाया रहता है। सुनने वाला भी एक रहेगा, बोलने वाला भी एक रहेगा, शिक्षक भी एक रहेगा, टीचर भी एक रहेगा। ऐसे अनेक शिक्षक, अनेक टीचर होंगे। ठीक है ना ये बात? तो प्रमाणित होने का क्रम वन टू ऑल में ही, वन टू वन उसमें समाया हुआ है। और समझने का कार्यक्रम भी वन टू ऑल है और वन टू वन उसमें समाया हुआ है। उसको उससे कम नहीं कर सकते, नहीं तो इतने सारे लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप अपनी पोजीशन कहाँ रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप समझने वाले हो तब आप एक ही हो, तो वन टू वन की बात आ गई। और किसी एक आदमी समझ रहे हो आप, तो वन टू वन हो गया। समझने कंटेंट वन टू ऑल ही है। ठीक बात, बढ़िया है। तो वन टू ऑल में वन टू वन समाया हुआ है। यस सर। चलिए और कोई मुद्दा बताइए जी। ये तरीका ठीक चल रहा है हम लोगों का शिविर का? बताओ इसमें कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या राय है आप लोग, बताइए। नहीं तो किताब खोल लेते हैं, बोलो, डराएं आप लोगों को। बताएं, सब लोग बताएं भाई, जो ये ऑफलाइन वाले भी बताएं, कम से कम सिग्नल से बताएं। आपको ठीक कुछ बात समझ में आ रही है? एक आदमी ने कहा, दो ने कहा, तीन, हाँ, चार, और आगे पांच। आज लोग कम दिख रहे हैं मुझे काफी। नहीं हैं और भी नहीं, दो स्क्रीन थी, आते दिख रहे हैं। चलिए बताइए भाई, 5 लोगों ने बता दिया। ये तरीका ठीक है? बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब कैसे बहुत बढ़िया, कैसे चल रहा है? कौन साहब बोले? बिपिन बिहारी जी बोले, अरविंद घाटगे जी बोले, पवन कुमार जी को भी अच्छा लग रहा है, और महेश भाई भी। आ रही है भैया, बात क्लियर हो रही है। अखिलेश तिवारी, उमा दीदी को भी ठीक लग रहा है, सुधा सिंह दीदी को भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मुक्ता भी खुश है, ओके ठीक है, बढ़िया है। तो बढ़िया है, हम भी क्या करें, चलो ठीक। एक बार हमारी समझ बन जाए तो फिर किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, फटाफट पढ़ लेंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं कोई? ठीक, अब थोड़े से और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने एक शब्द का प्रयोग किया है ना, कल मानव जाति एक, मानव धर्म एक। तो धर्म को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी और। है जी? तो धर्म को ही समाधान कह रहे हैं, और धर्म को ही व्यवस्था कह रहे हैं, और धर्म को ही सुख कह रहे हैं, है ना। और व्यवस्था में कोई न्याय को कह रहे हैं, ठीक है ना। न्याय से सुख की बात कर रहे हैं। समाधान से जो मानसिक स्पष्टता है, और स्पष्टता से सुख कह रहे हैं। और धर्म ही कनेक्शन है। कहाँ कनेक्शन है? धर्म को कहा अखंडता।
क्या अखंडता है? तो अखंडता का स्वरूप क्या है ये भी समझ लो। तो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव और मानव, ये सब अखंड है, अविभाज्य है। तो अखंडता और अविभाज्यता मतलब क्या निकला इसका? तो मनुष्य और जीव और प्राण और पदार्थ यदि किसी विधि से जुड़े हैं, अविभाज्य है, इनसेपरेबल है, तो वो धर्म है। मानव अपने में पूरी मानव जाति के साथ जुड़ता है, वो अखंडता के बाद है, तो वो भी धर्म है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को और ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे रहने दो, क्या है। तो अखंडता के साथ अविभाज्यता जुड़ी हुई है। ये धर्म वो चीज होगी जो कनेक्ट कर रहा है सब जगह। तो जब समाधान की हम बात कर रहे हैं तो ये एक वैचारिक प्रक्रिया हो गई। ठीक, जब हम सुख की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये सब जो है ना एक मूल्यांकन की, अनुभूति की प्रक्रिया हो गई। जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? ये सब व्यवहारिक प्रक्रिया हो गई। इस प्रकार से धर्म ही जो है ना, कैसा फैलता है इसको देखो। और ये जो भी मैकेनिज्म है जहां पर हम ये करें कि धर्म, समाधान, व्यवस्था, न्याय, है ना, इसी का नाम है शिक्षा। तो धर्म से ही शिक्षा है, धर्म से ही शिक्षा है। समझ में आया? तो शिक्षा हमेशा क्या होगी? धार्मिक। शिक्षा कैसे होनी है? धार्मिक। यूनेस्को ने क्लैरिटी डेवलप करके दिया हुआ है कि कोई भी शिक्षा धार्मिक नहीं होना चाहिए। कोई आदमी का नाम नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि विज्ञान की शिक्षा चल रही है ना। तो एक प्रकार से वो ठीक कर रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए? सांप्रदायिक शिक्षा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सांप्रदायिक, दायिक, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही लिखना था, कोई बात नहीं। तो एजुकेशन ना तो सांप्रदायिक और न ही वैज्ञानिक, इसको समझ लो। एजुकेशन जो होगी कभी भी सांप्रदायिक नहीं होना है और कभी भी वैज्ञानिक शिक्षा नहीं होना है। बोलिए साहब। तो इसको भी हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहाँ पर एमसीबीके में जिस प्रकार की शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, न ही वो सांप्रदायिक शिक्षा है, न तो हिंदू की है, न मुसलमान की, और न ही क्रिश्चियनिटी की है, न वेद की, न वेदांत की। तो काय की शिक्षा होने है? धार्मिक। धर्म का मतलब क्या है वो आप ऐसा बनाकर लिख सकते हो कहीं पर। अखंडता बराबर धर्म। वो सब अखंड है। जैसे मानव आपस में अखंड है, धरती अपने आप में अखंड है ना, तो जीव अवस्था अपने आप में अखंड है।
इसको अखंडता कहते हैं। अपने अपनी जाति के साथ वो अपने स्वरूप में बना रहना, उसको अखंड कहते हैं। तो धर्म का मतलब अखंडता, सत्य नहीं कहते उसको। धर्म के दो मतलब, धर्म को दो तरीके से देख रहे हैं। एक तो अपन चारों अवस्था का धर्म देख रहे हैं, ठीक है, अपना धर्म देखे तो सुख है। फिर एक धर्म है अखंडता, कैसे दोनों कनेक्ट? चारों अवस्था में धर्म जो है वो अखंडित है, वो जुड़ा हुआ है। ये तो चारों अवस्था एक दूसरे से इधर उधर नहीं चली जाती। चारों अवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई क्यों है? धर्म विधि से। धर्म विधि से जुड़ा हुआ है वो। अच्छा, तो वो जो चारों अवस्था जिस से जुड़ी हुई है वो धर्म है, और वो धर्म यही अखंडता चारों। हाँ, मतलब इस ड्राइंग को अगर ठीक से बनाए ऊपर वाली को, तो कैसा बनता है वो? तो पदार्थ अवस्था है, उसका कोई हम क्या पढ़ते हैं? उसका कोई है ना रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। ऐसा ड्राइंग बना सकते हैं। ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। ऐसा पढ़ा है आपने, रूप गुण स्वभाव धर्म, isn't it? ये पदार्थ अवस्था है। प्राणावस्था में देखेंगे तो भी ऐसे ही है, रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। इसको बोल रहे हैं प्राणावस्था। ओके, इसी प्रकार देखेंगे तो जीवों में है, रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। और इसी प्रकार से मानव में देखेंगे तो रूप है, गुण है, स्वभाव है ना? ठीक से लिख देते हैं, गुण, स्वभाव, धर्म। धर्म अखंडता है, मतलब ये सबको जोड़ता यही है। पदार्थ अवस्था में जो धर्म है वो क्या है? अस्तित्व। प्राणावस्था में धर्म क्या है? अस्तित्व सहित पुष्टि। वो अस्तित्व सहित पुष्टि है, अस्तित्व की पुष्टि हो रही है। जीवावस्था में जो धर्म है, ये ज्ञान है ना, उसमें पुष्टि सहित जीने की आशा, यहाँ पर सुखपूर्वक जीने की आशा, सुख समाधान, वो फिर ये चार्ट बन जाता है। इस प्रकार से हमको समझ में आ सकता है। तो अखंडता का मतलब क्या हो गया? द होल थिंग गेट्स कनेक्टेड। नहीं तो ये तो सब अलग अलग नहीं होते हैं। तो पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जुड़ा हुआ कैसे है? हु इज कनेक्टिंग देम? अखंड कैसे हो रहा है? एक तो व्यापक तो ही, व्यापक अपने आप में अखंड ही है ना? तो उस व्यापक और प्रकृति के सहअस्तित्व में जो धर्म के नाम बात बनी ना, वो धर्म से ये अखंडता की बात बनी। ये जुड़ गया, कनेक्टेड है। इसलिए पूरी धरती ऐसे साथ साथ रहती है, सहअस्तित्व पूर्वक है। धर्म है अखंडता। फिर धर्म ही अविभाज्य करता है, टुकड़ा नहीं करता है उसका। तो इन सब के साथ वो जुड़ा रहता है, अविभाज्य है। पदार्थ अवस्था प्राणावस्था से अविभाज्य। मानव अपने में पूरी अखंडता, जीव जंतु अपने में पूरा अखंडता। तो अखंडता और अविभाज्यता ही धर्म है। पढ़ाएंगे अभी तो धर्म समझ लो, गुण भी पढ़ाएंगे, सारे पढ़ा डालेंगे। क्या है, थोड़ा थोड़ा तो है ही। भैया फिर एक बार इस नीचे धर्म वाला जो चार्ट है उसकी भी एक बार, मतलब वही धर्म अपने पास समाधान के लिए, मतलब वो कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे बताया ना, धर्म ही समाधान है। अखंडता अविभाज्यता समझ में आ जाएगी, उससे आपको समाधान होगा। कल आपको बताया समाधान क्या है? लक्ष्य और दिशा एक हो जाना।
आज कुछ नई बात बता दिया। समाधान क्या है? अखंडता से। हाँ, आप अपने में समाधान कब कब होगे? जब आपको अखंडता अविभाज्यता दिखे। तो वही लक्ष्य भी तो वही अखंडता होगी, और धर्म है अखंडता, तो समाधान हो जाएंगे उसी से। फिर ये धर्म समझ आएगा तो सुख पूर्वक जिएंगे, और फिर धर्म समझ आएगा तो वो क्या है लेफ्ट में? न्याय, व्यवस्था रूप व्यवहारिक लिखा है। वो क्या? व्यवहारिक स्वरूप है वो, ये वैचारिक स्वरूप है। समाधान का बात जो है वो वैचारिक स्वरूप है, व्यवस्था पूर्वक जीना वो व्यवहारिक स्वरूप है, और ये सुखी होना दुखी होना ये अनुभूति का स्वरूप है। भैया वो रह गया, शिक्षा सांप्रदायिक नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिक क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, शिक्षा धार्मिक होती है हमेशा। वैज्ञानिक शिक्षा से हम क्या चाहते हैं बता रहे हैं। वैज्ञानिक का क्या मतलब पहले वो बता देंगे बाद में। हम शिक्षा से चाहते क्या है? यहां से लाओ, लौट के आओ। समग्र व्यवस्था का अध्ययन शिक्षा का मतलब है। शिक्षा क्या करेगी? समग्र व्यवस्था का अध्ययन कराना है उसको। किसी भी बालक को, किसी भी मानव को तृप्ति कब होगी? जब उसको समग्र व्यवस्था का अध्ययन होगा। तो समग्रता का अध्ययन कराना, समग्रता मतलब टोटलिटी का अध्ययन कराना। टोटलिटी का अध्ययन कराने का काम ही धर्म होता है, अखंडता, धार्मिक होती शिक्षा। और वैज्ञानिक क्या, विज्ञान क्या करता है? विज्ञान का मतलब होता है तुलन और विश्लेषण। उसको बोलते हैं एनालिसिस, एनालिटिक। हाँ, पटक दे, पैर पटकर जोर से। तुम्हारा रस्सी लाते हैं, अभी हिल रहे हैं ज्यादा, अभी रस्सी लेकर आता। हाँ हाँ, जोर से हिल रहे हैं। देखो मम्मी को मार रहे, अत्याचार। तो लगाओ गाल पे इसके भी एक जरा चटाक से। कोई बात है? ठीक बात समझ में आई? मम्मी मार खाती रहती है, क्या नौटंकी है? तो कैसे समझ में आया कि वैज्ञानिक शिक्षा का मतलब क्या? विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब है ना डाइसेक्ट करना। डाइसेक्ट करना समझते हैं? हम जब समझते हैं कोई चीजों को तो टुकड़े टुकड़े करके समझते हैं। तो शिक्षा कभी भी टुकड़े टुकड़े करके समझने की चीज नहीं है ना। तो टोटलिटी में समझने की चीज है। तो यदि ये टोटलिटी समझ में नहीं आती है और खाली वैज्ञानिक शिक्षा कर दोगे, सब टुकड़ा कर डालेंगे वो लोग। तो अपने पे कोई दबाव नहीं सोम भैया कि अपने को ये वैज्ञानिक कैसे पढ़ाएंगे अपन विज्ञान। अपना काम ही नहीं। शिक्षा हमेशा क्या होनी है? धार्मिक। शिक्षा क्या होनी है? धार्मिक। लिखा ना, सांप्रदायिक नहीं होनी है। हाँ, तो बता रहे हैं समग्र व्यवस्था का अध्ययन कराना ही धार्मिकता है। ठीक, सांप्रदायिक थोड़ी करें। हिंदू मुस्लिम की शिक्षा कराओगे तो सब सांप्रदायिक हो गए। मदरसे और अपने क्या बोलते हैं वो गुरुकुल, उनकी जरूरत ही नहीं है अभी। समग्र व्यवस्था का कंटेंट यही रहेगा, चारों अवस्थाओं का ज्ञान। हाँ, और क्या रहेगा? आप बताओ, और कहीं से लाएं? दूसरा हवा में से लाएं? तो अब ये चारों अवस्थाओं का ज्ञान एक पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में उसको हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। कर रखा है वो तो फिर वो टोटलिटी में कहाँ हुआ? वो फ्रैक्शन तो हो ही गया। और साइंस की परिभाषा भी ये सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अरे नॉलेज आप सिस्टम होना चाहिए, साइंस वो तो नहीं हुआ। सिस्टमेटिक नॉलेज की बात अपन ने करी और सिस्टम तक पहुंचे नहीं हम। तो वैज्ञानिक शिक्षा जो होती है, विज्ञान क्या होता है शिक्षा में? धार्मिक शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा होती है, वो टूल है उसका। तो पूरी बात कर लो। और तो शिक्षा कैसी होगी? धार्मिक शिक्षा होगी
धर्म की शिक्षा कराएंगे, और उसका टूल क्या होगा? सहयोगी क्या है उसमें? जो तर्क लगाते हैं वही विज्ञान है। बात समझ गए? कंटेंट धार्मिक और टूल वैज्ञानिक। अभी कैसा हो गया? उल्टा हो गया है ना। अभी विज्ञान को हमने कंटेंट मान लिया है, और टूल तो पता नहीं चल रहा क्या है। टूल तो वो थोड़ा थोड़ी है कुल मिला के। तो शिक्षा जब भी होगी तो धार्मिक और विज्ञान उसमें सहयोगी रहेगा। ठीक, ये बात समझ में आई? तो फिर अपने पे दबाव नहीं अनावश्यक कि हम जब शिक्षा के काम कर रहे हैं, या जो हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हम पे दबाव नहीं कि हम एटम कैसे पढ़ाएं, है ना। एटम में जो व्यवस्था है वो हम पढ़ाएंगे, वो धार्मिक शिक्षा है। मानव में जो व्यवस्था है वो हम पढ़ाएंगे, वो धार्मिक शिक्षा है। ठीक है, फिर वैज्ञानिक जो भाग है वो विज्ञान जाने, हमें क्या लेन देना है ना। तो हमारा शिक्षा का मूल लक्ष्य जो है वो क्या है? धार्मिकता की स्पष्टता, धर्म पता चल जाए। तो शिक्षा से व्यवस्था, शिक्षा से समाधान, शिक्षा से सुखी होना, ये वाला काम बनता है। और बोलिए। इस प्रकार हाँ है तो ऐसा, होना तो ऐसे ही चाहिए। अभी उन्होंने आखिरी में जो हर साल 2-4 साल में जारी करते हैं वो लोग उद्देश्य कि अब क्या करना है, तो उन्होंने अभी लास्ट वाला जो जारी किया था वो ये था, एजुकेशन टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव टुगेदर, ऐसा उन्होंने बोला है। हाउ टू लिव टुगेदर, क्योंकि ये तो लोगों के समझ में आ गया कि हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। ये सब बातें तो आ रही, लेकिन उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखने की बात है। फर्क तो पड़ता ही है। ये बड़ी संस्थाएं जब जिस प्रकार से अगर कुछ बात रखती हैं तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है उसको। बढ़िया। दिलीप भाई बताओ, ये ठीक लगता है तुमको? शिक्षा धार्मिक होना चाहिए, बताओ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देख ही रहे कि पूरा धर्म से ही पूरी व्यवस्था और जो जीने के स्वरूप में समाधान, विचार के रूप में समाधान, सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है। इसलिए शिक्षा का धार्मिक होना जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। जो एक स्वरूप में होना चाहिए, वो न्याय भी कनेक्ट हो रहा है सुख के रूप में, उभय तृप्ति के रूप में, और वो समाधान स्पष्टता का स्वरूप, तो पूरा कनेक्टेड दिख रहा है एकदम। यही होना चाहिए स्वरूप। ठीक बात। तो कोई भी इकाई किस में धारित है? धर्म में। क्या कह रहे हो? धारियते धर्म, मतलब वो उसमें धारण ही किया हुआ है, और वो धर्म प्रकट हो रहा है एक प्रकार से। पदार्थ अवस्था में एक प्रकार से धर्म का प्रकटन हो रहा है अस्तित्व के रूप में, मतलब बना रहने के अर्थ में। वही पदार्थ अवस्था विकसित होकर प्राणावस्था हो गई, तो वही अस्तित्व जो है, अस्तित्व ही प्रकट हो रहा है पुष्टि के अर्थ में। बात समझिए। और वही पदार्थ अवस्था प्राणावस्था होकर जीवावस्था हो गई, तो धर्म बदल गया, ऐसा नहीं है। वो धर्म में वही प्रकटन हो रहा है, अस्तित्व पुष्टि के रूप के साथ जुड़कर जीने की आशा प्रकट हो रही है, पुष्टि धर्म के साथ जीने की आशा। तो वहां पर चारों अवस्थाओं का धर्म है ना, वो जुड़ा हुआ है, वो उसमें कोई टुकड़ा नहीं है। कहा सो जाए, बैठ जरा 15-20 मिनट लगा पढ़ने के लिए, बैठे सोने के लिए इधर। पुष्टि का, जीने की आशा, जैसी प्रक्रिया चेंज हो रहा है। नाम हम दे रहे हैं कि समझें,
लेकिन फल परिणाम यह है कि हम धर्म बनाए रखता है, अखंडता के साथ रहता है। ऐसा उसके साथ इसको थोड़ा जोड़ना चाह रहा था, इसको जुड़ेगा कि नहीं वो थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं। हाँ ठीक है ना, देखिए वो तो नाम की बात नहीं हो रही है। नाम तो अलग अलग दिया गया है ऐसे। तो अवस्थाओं में विकास क्यों हुआ? अवस्था में विकास इसलिए हुआ कि जो धर्म है ना, वो मतलब उसमें उत्तरोत्तर प्रकटन हो रहा है। वही फल परिणाम तक कहीं पहुंचने के लिए प्रकटन में विविधता आ गई, इम्प्रूवमेंट आ गया। अस्तित्व ही अब किस रूप में हो गया? सुखपूर्वक जीने के अर्थ में अस्तित्व। मानव का अस्तित्व क्या है? सुखपूर्वक जीने का अस्तित्व। जब तक मानव सुखपूर्वक नहीं जिएगा और जीने की आशा भी पूरी नहीं पड़ेगी, और वो जो है पुष्टि भी पूरी नहीं हो पाएगी, और वो धरती का बना रहना भी खतरे में ही है। पर उसके लिए ये प्रक्रिया है, बाकी सब क्रम से वो सब चल रहा है सुख के लिए। जी, ऐसा ठीक बात। अब आया ये सब कैसे क्या होता है? अस्तित्व धर्म है तो क्या हुआ? अब सत्य को समझना पड़ेगा। न्याय तो मैंने समझ ही लिया, अब हो गया 1:40, तो सत्य को समझेंगे शाम को। अब बाकी लोग बताएंगे क्या धर्म समझ में आया। ठीक है, तो फटाफट जरा लोगों को लो, हैंड रेस कर रहे हैं लोग धड़ाधड़, है ना कुछ कहना चाहते हैं लोग। देखो कितने सारे हैंड रेस आ रहे हैं। पहला हैंड रेस आ रहा है अपना बेघर मानव की तरफ से। बेघर मानव, जरा एक बार शक्ल दिखाओ महाराज। आपका घर नहीं, ये बात सच, चेहरा तो है। हाँ, अच्छा यही कहेंगे। अच्छा ये है बेघर मानव। खोदा पहाड़ निकली चुईया। हाँ अनिकेत भाई लिख लिया, मौजी है, मौजी लाल। ठीक बात, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी भैया, चलो अपने ये अहमदाबाद से, गांधीनगर से जी किरण मुखर्जी। किरण मुखर्जी को अनम्यूट किया जाए। जी नमस्ते भैया। क्या बताना है? कैसा लग रहा है आपको? ठीक। इतना सूखा सूखा बताओगे? है? कुछ गीला करके बताओ। एकदम सरल, समझाने का तरीका भी सरल, और बोलते हैं ना कि जो पानी को पानी बोलना, आपकी बात में वही होता है। जो चीज है उसी को ऐसे ही स्वरूप में बताने का आपका अभ्यास है। तो ये शिक्षा धार्मिक होनी है या नहीं होनी है, क्या लग रहा है आपको? धार्मिक अपने मध्यस्थ दर्शन की भाषा में होनी है, और वो आस्था की भाषा में वो धार्मिक गलत है, सांप्रदायिक हो जाता है वो आदर्शवाद में। ठीक बात। मध्यस्थ दर्शन में धार्मिक का मतलब है कि ऐसे तो धर्म का मतलब सुखपूर्वक जीना ऐसा ही होता है, और व्यवस्था में वो जुड़ पाना। तो सही है एकदम, अस्तित्व जैसा है ऐसा ही जीना है। अखंड मानव समाज है, वो वही धार्मिकता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार। ठीक है। हाँ जी, सॉरी, और किन्हें अनम्यूट करना है? और किसे अनम्यूट करना है अभी बताते। देखो कौन बताएगा, हाथ उठाएंगे तो दिल से जो हाथ उठेगा उसी को अनम्यूट कर देंगे। चलो उमा दीदी को अनम्यूट करते हैं।
है। उमा दीदी को अनम्यूट किया जाए। जी दीदी। नमस्ते भैया सभी को। जी भैया पूछिए। बताइए। एक्चुअली तभी थोड़ा सा बहुत डीप वो हो रहा है, पर हाँ आ रहा है, जब सुनते हो उस वक्त समझ में आ रहा है, सूचना की तरह से भी आ रहा है और शायद थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है। तो एक जो चीज है कि हाँ समग्र व्यवस्था में जो भागीदारी है ये एक चीज है जिसमें मतलब सबसे पहले नहीं बोलेंगे, मतलब साथ साथ रहेगा कि मुझे अपनी जो व्यवस्था है, समझ की अपने अंदर की व्यवस्था है, उसके साथ साथ समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये दोनों मतलब अध्ययन पूर्वक विधि से अपने को इसको समझना रहेगा। तो अभी तो शिविर जो अपना रहता है उसके हिसाब से बहुत सारी सूचनाएं हो रही है, तो कुछ याद रह रही है, कुछ समझ आ रही है, ऐसा लग रहा है, पर शायद सूचना के रूप में ही है, समझ आएगी तो फिर वो जीने में उतरेगी, ऐसा लगता है। तो अच्छा लग रहा है। भी अनीस भाई और ये लोग भी आए थे। जी 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 जी। तो अच्छा लगा, बहुत ऐसे लगा अपने घर से कोई आया है। ठीक है। अंजना गहलोत जी को अनम्यूट करें। प्रश्न है। अच्छा दीदी कुछ पूछ रही है, हाँ पूछिए। जी हाँ, अपना ये था कि अपन जैसे कि अपनी जो बातचीत होती है या अपनी रहती है, तो जैसे आपने जैसे बताया था अभी 1-2 दिन पहले कि अधूरे से जैसे अपनी बात होती है तो वो वाद विवाद में बदल जाती है, या ऐसा मैं समझ रही हूँ, हो सकता है। और आप मतलब एक समझे हुए व्यक्ति से बात करेंगे तो वो एक हमारी समझ बढ़ाने में सहयोग करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब पूरा तो हर एक जगह हमें मिलता नहीं है, तो अभी हम जहाँ रहते हैं तो वो अधूरी, हमारी तरह से अधूरी समझ वाला ही रहता है। तो अभी जिस तरीके से हम सीखे हैं या रहे हैं, तो हम अपने आप को पूरा समझ के ही मानते हैं, मतलब ऐसा लगता है हम सामने वाले से तो हमको ज्यादा ही पता है, ऐसा। और फिर वो वाद विवाद में बदलने के उसमें चांसेस रहते हैं, या तो हम चुप हो जाएं उस वक्त। तो वो जो अधूरे में जो बातचीत होती है, तो वो बातचीत होना कितना सार्थक रहता है अपने समझ के अध्ययन के लिए, ये मतलब मेरा एक प्रश्न है। ठीक बात है दीदी। इसमें उसको कैसे करें? जी हाँ, आखिरी लाइन क्या बोला आपने, नहीं सुन पाया। आखिरी लाइन में ये रहता है ना कि जब हम अभी आधे समझे हुए हैं, हम जिससे बातचीत करते हैं या जो डे टू डे में जिनसे मिलते हैं या जो रहते हैं हमारे साथ, सभी मिला के सभी आधे अधूरे समझ वाले, लेकिन हाँ ठीक बात। किधर गया मिटाने का यंत्र? ये इधर ही है। दीदी देखिए ऐसा है, इसमें प्रश्न आपका अच्छा है। इसमें मूल बात है ना, अपना खुद का मूल्यांकन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे आप पहले अपना एक मूल्यांकन कर लीजिए कि आपको समझना है या आप समझ गई हैं। तो अभी मुझे लगा आपने इसमें से कोई बोला। ठीक है, तो देखिए आप समझने वाले हैं, ये आपका मूल्यांकन हो गया। ये बिंदु को अपने में तय करिए। कब तक ये बिंदु रहेगा? जब तक कि आप समझ नहीं जाते। समझ जाने के बाद आप समझाने वाले हैं। पूरी बात कर लेते हैं अभी 10 मिनट अपने पास। तो आप समझने वाले ये पहचान लिया, उसी समय में दूसरा बिंदु भी तय होता है कि कोई समझाने वाला भी है, नहीं तो आप समझने वाले का क्या पता सकता है। तो दूसरा बिंदु तय होता है कि किससे समझना है, ये भी तय होता है। क्योंकि यदि कोई समझाने वाला नहीं मिला तो आप समझने वाले नहीं होते, फिर आप केवल जिज्ञासु होते हैं। समझने समझाने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती है
या तो अनुसंधान विधि शुरू होगी, कर्म या शिक्षा विधि की बात करेंगे। शिक्षा विधि की बात होगी तो ऐसा रैंडमली नहीं हो सकता, वो क्लोज करना पड़ता है, इट इज क्लोज ग्रुप थिंग। तो आप समझने वाले हैं ये पता लग गया, तो किससे समझना है पता चल गया, तो ये समझने समझाने काम यहां हो रहा है। तो पहले ये हो गया। दूसरा, आप बाकी लोगों से क्या आके चुप रहेंगे? नहीं। तो जो कुछ आप समझे हैं अभी तक हम समझ पाए हैं, उसको हम क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। तब क्या हो गया? वहां वाद विवाद नहीं है। तो जो कुछ आप समझे हैं, अब सामने वाले के साथ बात करके आप उसको पुष्टि करेंगे, परीक्षण करेंगे कि ऐसा है या नहीं है। जैसे समीक्षा के रूप में कहा गया, कुछ भी बातें बताएगी तो वो आपके लिए, अभी आप समझने वाले ही हो तो आप समझने वाले के तहत ही परीक्षण करोगे। अभी क्या होता है, वाद विवाद कहाँ शुरू होता है कि आप समझने वाले हो और आपका परीक्षण भी पूरा नहीं हुआ रहता है, और हम क्या कर देते हैं समझाने, हमको लगता है इतना समझ में आ गया, इतना तो बता ही दूं मैं। तो आपको अपना काम करना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए। तो हमारे को अभी समझ पूरा नहीं पड़ा है, तो क्यों? समझने का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण 3 विधियां हैं। तो परीक्षण हमको करना चाहिए कि जिस प्रकार से आप समझे हैं उसको आप वेरीफाई करके देख सकें कि ऐसा है या नहीं है दुनिया में। जब ऐसा होता है तो फिर आप समझने वाले की तरह ही प्रस्तुत होते हो और उसको भी समझने की कोशिश करते हो कि क्या उसकी साइकोलॉजी है, क्या वो सोच रहे होते हैं, क्या वो। तो आप अध्ययन करने वाले ही रहते हो उस समय पर, क्योंकि आप अध्ययन करने वाले ही हो। तो अपना सटीक मूल्यांकन कर लो तो कभी वाद विवाद में पड़ेंगे नहीं अपन, वो फिर मित्रता हो जाएगी। क्योंकि जब आप समझाने के मोड में आ जाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। जब आप समझने के मोड में रहोगे, वो तो समझाने चाहते हैं, लेकिन हम अलग अलग कुछ भी समझेंगे क्या? नहीं। तो हम धीरे धीरे उस बात को अपने में जो भी हमारे को तय हुआ है उसको और पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसको परीक्षण करेंगे। इस प्रकार से हम सार्थक संवाद कर सकते हैं। एक सार्थक लक्ष्य बन गया हमारे सामने, उस लक्ष्य का में कर सकते हैं। और लगता है कि इसमें बात नहीं हो सकती, इतना समय नहीं है, तो केवल फॉर्मेलिटी, राम राम, पानी गिरा कि नहीं गिरा, आसमान कैसा है आज। मैं तो यहाँ एमसीबीके में भी कई लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करता हूँ। कई लोग यहाँ रहते हैं, वो उनका समझने का काम शुरू नहीं हुआ, तो उनके साथ जब भी मिलते तो मौसम, ठंडी हवा चल रही है, आज खाना खाया है ना, मिर्ची ज्यादा थी क्या, तो उनसे बात हो सकती। काय का वाद विवाद? हाँ जी, कुछ पूछ रही थी आप, माइक ले लो पहले। ये रखा इधर नीचे। जब समझने वाले ही हैं तो स्वयं में परीक्षण कैसे होगा? वो तो समझदार आदमी से। अरे जो आप, अरे परीक्षण तो आपको खुद को करना है। जैसे आपको समझा दिया कि बच्चा जन्म से न्याय का याचक होता है, तो इसका परीक्षण करना पड़ेगा ना बच्चे के साथ। आप अपने में निरीक्षण कर सकते हो कि हाँ मेरे में तो था ही ऐसा, बचपन से मैं तो ऐसे करना चाहती थी, ये निरीक्षण हो गया। उसके बाद परीक्षण करोगे आप, तो इससे बातचीत करोगे आप, इससे बातचीत बंद थोड़ी हो जा रही है आपकी। पुष्टि भी तो करवाना उसका होगा ना। परीक्षण तो आपको करना है ना। अब अगर परीक्षण में वही चीजें आई जो कि आपको समझ के आप आए थे, तब तो ठीक हो गया, फिर पुष्टि करा लेना। ऐसा परीक्षण हुआ, नहीं हुआ तो भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बातचीत हो सकती है। वाद विवाद का कोई मुद्दा नहीं रहता। वाद विवाद का मुद्दा क्या है? जैसे ये न्याय का याचक है, ये लड़की, आपको पता चल गया, इसको नहीं पता है, तो अब आप इससे बात करो और आप अपना परीक्षण करो कि न्याय के याचक है कि नहीं। कैसे आपको पता चलेगा कि न्याय के याचक है? तो किस प्रकार से आप बात करो, आपको खुद को शोध करना पड़ेगा, और उससे इसको अच्छा लगेगा क्योंकि ये न्याय के याचक है ना। तो इसका नाम है शोध। शोध कैसे हो रहा है? सर्वेक्षण, निरीक्षण और परीक्षण विधि से। तो जो हम समझ गए हैं उसको परीक्षण भी करना जरूरी, सर्वेक्षण भी करना जरूरी। व्यवस्था के अर्थ में किस प्रकार से? सर्वेक्षण का मतलब व्यवस्था, निरीक्षण मतलब स्वयं में, परीक्षण मतलब परस्परता में, और सर्वेक्षण जो है व्यवस्था में। तो इस प्रकार से दीदी बातचीत हो सकती है। बातचीत तो होगी होगी। अब आप अपने लक्ष्य में करोगे या मटर गश्ती करोगी?
क्या करोगे आप? गप्पा गोष्ठी। तो सार्थकता का मतलब इतना ही है कि भाई आपको जो समझ में आया अब उसको आप उनको समझा नहीं रहे हो, केवल आप उनसे बातचीत करके देखना चाहते हो कि उनको कैसा लग रहा है। आपके लिए परीक्षण हो जाएगा वो। सही है? ठीक है ना? अगर सही समझी हूँ तो वहाँ पे तो वाद विवाद होगा नहीं। हाँ। समझ में ही कमी, अगर वाद विवाद फिर होता है तो फिर उसको पुष्टि कराने की आवश्यकता है। हाँ, वाद विवाद से घबराना का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आप उसको लक्ष्य को बना कर रखेंगे चर्चा को, है ना। नहीं समझे हैं तो चूक जाए कहीं न कहीं। तो जितना समझे हैं वहां पर भी बात हो सकती है परीक्षण के अर्थ में। जितना आप समझे हैं, किस प्रकार समझे हैं, वहां वो भी बात हो सकती है किसी कुछ लोगों के साथ जो लोग आपके सहयोगी हैं समझने समझाने में, है ना। तो आप किस प्रकार से समझे हैं उसको भी समझाने के मोड में बताइए। तो जो कुछ आप समझ पाए उसको परीक्षण के मोड में बात करेंगे। कुछ लोग होंगे जो कुछ आप समझ पाए, आप किस प्रकार समझ रहे हैं इसको अपने में स्पष्ट करने के लिए, किस प्रकार समझे हैं उसको स्वयं में स्पष्ट करने के लिए बातचीत हो सकती है। तो इन दोनों तरीके से हमारी बातचीत हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कुछ और लोग होंगे सिलेक्टिव, ये जनरल पब्लिक के साथ बात हो सकती है। तो कहीं पर भी उपेक्षा नहीं हो रही है। हम कहीं भी बैठे हैं, कुछ हो रही है बातचीत, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परीक्षण हो रहा है, अपना बिना बात करे हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण चलता रहे। ठीक है, बढ़िया। चलिए फिर मिलते हैं शाम को। जोरदार तैयारी के साथ आइए।